हाँ जी दोस्तों, नमस्ते। वेल, दिस इज द वीडियो ऑफ इन डेज 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। अगर देखा जाए सीए फाइनल के सिलेबस में तो दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल इन डेज फॉर अस, क्योंकि एग्जाम में जो है वो काफी अच्छा वेटेज कैरी करता है। तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक 36 का रिवाइज करने की दोस्तों कोशिश करेंगे। आपके पास जो भी नोट्स है वो आप लेकर बैठ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं तो उसके साथ एक ऐसा सम भी साथ सॉल्व करवा दूं, सो दैट बेटर आपको क्लैरिटी आए, राइट। सारे टॉपिक्स जो जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एंड कोशिश यही रखेंगे कि भाई जितना कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो उतना हमारे लिए वो अच्छा होगा, राइट। लेट्स स्टार्ट। अब देखो भाई, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट की जब आप बात करते हो तो सबसे पहले बात आती है इंडिविजुअल असेट्स की, राइट। दो लेवल पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो सकती है, एक इंडिविजुअल असेट के लेवल पे और एक कैश जनरेटिंग यूनिट के लेवल पे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सर ये क्या है इंपेयरमेंट टेस्टिंग। इंपेयरमेंट टेस्टिंग अगर देखा जाए तो इट इज लाइक असेट्स जो है वो कभी भी अपनी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा की वैल्यू पे ना दिखे, वो लाने का एक प्रोसेस हो गया। एट द एंड इन्वेस्टर्स को जब बैलेंस शीट दिखती है तो वो बैलेंस शीट देख के बड़ा ही एक्साइटेड होता है। तो इन दैट केस अब तक ऐसा चला होता था कि जब तक ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन इंपेयरमेंट या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन इंपेयरमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, तब तक जो है वो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे सारे इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया करते थे। तुम्हारा जो असेट है वो एकदम शान से कहता था कि देखो मेरे सामने वैल्यू 1 लाख की है, जबकि इन रियलिटी वो असेट सच्ची में आपको 1 लाख वाली बेनिफिट लाकर दे ही नहीं सकता था। और वहीं पे 36 बोलता है कि सर टेंशन मत लो, ऐसी जगह पे इन्वेस्टर्स को मैं बेवकूफ नहीं बनने दूंगा। एंड देयर कम्स इनटू द पिक्चर इन डेज 36। व्हाट यू डू इज, आप सबसे पहले यहां पे जब असेट्स को टेस्ट करते हो तो इन दैट केस मेजरली आपका फोकस होता है कि हम लोग नॉन करंट असेट्स को टेस्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, इनटैंजिबल असेट हो गया, इन सब को टेस्ट करना हम लोग की सबसे पहली प्रायोरिटी हो गई। व्हाट वी डू इज, सबसे पहले अकाउंटेंट को हम बोलते हैं कि दोस्त आप कैरिंग अमाउंट निकाल कर दो मुझे। सर ये कैरिंग अमाउंट क्या हो गया? वेल इट इज रिटन डाउन वैल्यू। एक बार तेरे हिसाब से तेरे को जो डेप्रिसिएशन लगाना है लगा ले, तेरे को जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अमाउंट्स करनी है कर ले, मुझे बता दे कि बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट क्या दिख रही है। तो जिस दिन आप इंपेयरमेंट टेस्ट करोगे आप सबसे पहले असेट्स की कैरिंग वैल्यू निकालोगे। उसके बाद आप अकाउंटेंट से पूछोगे बता अकाउंटेंट ये जो असेट है वो मैक्सिमम कितने पैसे हमें लाकर दे सकता है, दैट इज रिकवर करके दे सकता है। तो अकाउंटेंट हमको क्रॉस क्वेश्चन करेगा, सर ये एसेट देखा जाए तो अपनी वैल्यू दो वे में यूज कर सकता है या लाकर दे सकता है। पहला हो गया कि जब एसेट को मैं अपनी कंपनी के अंदर रखूं और उसके बाद देखूं कि इससे कितना प्रोडक्शन हो सकता है, वो प्रोडक्शन जो है वो बनाने के लिए खर्चा एंड रेवेन्यू कितना आ सकता है, एंड फ्रॉम दैट हम लोग कैश फ्लो लाकर दे सकते हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे वैल्यू इन यूज, कि अगर मैं एसेट को यूज करूंगा तो वो कितनी वैल्यू लाकर देगा। बट अकाउंटेंट बोलता है सर हम चाहे तो आज के आज इस एसेट को बेच भी सकते हैं और बेचकर एक वैल्यू आएगी दैट इज नेट फेयर वैल्यू। मैं बोलता हूं यार दोनों में से तो मैक्सिमम बता दे, वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। सो योर रिकवरेबल अमाउंट इज वैल्यू इन यूज और नेट फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर, राइट। वैल्यू इन यूज क्या हो गया? जितना भी इस एसेट से आप इनफ्लो एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद मुझे लगता है कि ये एसेट हर साल मुझे 50-50 हजार का कैश ला देगा, तो ये जितने भी आपके कैश फ्लोज है उसको आप पीवी पे लाओगे, दैट इज वैल्यू इन यूज। और उसके बाद आप एक दूसरी वैल्यू निकालोगे दैट इज नेट फेयर वैल्यू, एक्सपेक्टेड जो भी प्राइस में आप बेचने की आज के आज सोच रहे हो माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, एंड कंपेयर करोगे मैक्सिमम कितना पैसा आ सकता है। ये रिकवरेबल अमाउंट आपके कंपेयर करते हो आप कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स के साथ। एंड वहां पे आपको पता चलता है कि अगर तुम लोग कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट 100 की दिखा रहे हो और रिकवरेबल 80 की आ रही है तो मतलब तुम गलत जा रहे हो। आपको मैक्सिमम असेट को 80 पे दिखाना चाहिए। सर फिर वो 20 का क्या होगा? 20 का आपको रिडक्शन करना पड़ेगा एंड दैट इज काउंटेड एज इंपेयरमेंट लॉस, राइट। अब यहां पे इंपेयरमेंट लॉस जब आप लेट से राइट ऑफ करते हो तो इन दैट केस सवाल उठता है कि सर हमको ये तो समझ में आ गया कि आप जो है वो इंपेयरमेंट लॉस से असेट को कम करने वाले हो, तो असेट को क्रेडिट करना है। व्हाट अबाउट हम डेबिट क्या करें? तो देखो डेबिट यूजुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बट अगर तुम लोग ने इंड एस 16 के अंदर रीवैल्यूएशन मॉडल असेट के लिए फॉलो किया है एंड वहां पे आपका कोई रीवैल्यूएशन गेन आया था जो आज रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से ओसीआई में पड़ा हुआ है, तो इन दैट केस पहले आपका ये जो भी रिडक्शन हुआ है वो ओसीआई के सामने एडजस्ट होना चाहिए, और उसके बाद फिर भी कुछ बच गया और ओसीआई आपका पूरा का पूरा निल हो चुका है तो आप जितना भी लॉस है वो किस में डाल दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दोगे, राइट। दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडिविजुअल असेट। लेकिन ये स्टोरी में ना रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालनी है सबसे पहले अपने को वो सीखना है। मतलब वो इनपुट लेते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना है।
अब कुछ एसेट बोलेंगे कि सर हम अपने आप में तो कभी वैल्यू लाकर दे ही नहीं सकते, हम तो बाकी एसेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे मशीन बोलता है सर मैं उतना खुदगर्ज नहीं हूं जो बोल दे कि यार सारा का सारा रिकवरेबल अमाउंट मैं खुद लाके दे रहा हूं। आज मशीन के साथ साथ ये जो फैक्ट्री है उन्होंने भी उतना ही सहारा दिया हुआ है, वो बाहर जो ट्रक खड़ा हुआ है माल पहुंचाने में जो मुझे हेल्प करता है उसने भी उतना ही सहारा दिया है सर। तो सर मैं इकलौता अपने आप में रिकवरेबल अमाउंट निकाल नहीं सकता हूं। एंड वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट, जो इस वीडियो में हम लोग थोड़ी देर बाद ही देखने वाले हैं। फॉर नाउ हम एक असेट की बात कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो असेट इतना होनहार है कि अपने बलबूते पे रिकवरेबल अमाउंट लाकर दे सकता है, राइट। सो इन दैट केस ये एक पूरा प्रोसेस था। इंपेयरमेंट होने के बाद जो भी असेट की वैल्यू बच रही है उस असेट की वैल्यू को आपको डेप्रिशिएट करना है बेस्ड ऑन रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, जो भी आपकी लेटेस्ट कैरिंग अमाउंट है। और वहां पे एक बार आपको ये भी चेक कर लेना है कि क्या यूजफुल लाइफ चेंज करने की दरकार है कि नहीं, क्या स्क्रैप वैल्यू में कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट अबाउट इंडिविजुअल असेट की इंपेयरमेंट कैसे होती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूं कि आप प्रैक्टिकली कैसे करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि हमारे असेट की जो कॉस्ट है इट इज 56 लाख, आज यूजफुल लाइफ उसके 10 साल की है एंड सैल्वेज वैल्यू निल है। असेट जब आप खत्म कर दोगे तो कुछ पैसा नहीं मिलने वाला। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो कैरिंग वैल्यू दिख रही है 27.3 लाख रुपीस, और जो अब से लाइफ बची हुई है इट इज ओनली 3 इयर्स। एंड यहां पे बोला हुआ है रिकवरेबल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है, 12 लाख। तो इस एसेट की अगर हम बात करें आज के आज सब कुछ हो चुका है, ऑलरेडी डेप्रिसिएशन आ चुका है, जो वैल्यू दिख रही है इट इज 27.3 लाख, लेकिन मैक्सिमम ये एसेट जो लाकर दे सकता है वो खाली 12 लाख रुपया है। मतलब भाई तुझे 27.3 पे दिखने का कोई अधिकार नहीं है, आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। 27.3 में से आपको 12 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा जो भी आंसर आएगा दैट इज 15.30 लाख। ये 15.30 लाख को हम लोग बोलेंगे इंपेयरमेंट लॉस है। एंड ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। लेकिन अगर इस एसेट को लेकर कुछ अमाउंट सरप्लस में पड़ी हुई है, जैसे हमारे क्वेश्चन में कितनी पड़ी हुई है 14 लाख, तो हम क्या बोलेंगे पीएनएल के अंदर पूरा अमाउंट नहीं जाएगा, पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस के सामने एडजस्ट होगा 14 लाख एंड जो एक्सेस अमाउंट है वो कहां पे जाएगी पीएनएल के अंदर। तो सर एंट्री क्या होगी, बहुत सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1.3, ओसीआई क्योंकि सरप्लस हमारा ओसीआई में रहता है 14 टू असेट अकाउंट। सर असेट अकाउंट के अंदर कितना कम होगा 15.3। अब से असेट जो वैल्यू हमारी कैरी कर रहा है इट इज ₹12 लाख, मतलब आने 3 साल में हमारा जो अमाउंट डेप्रिशिएट होगा इट इज 12 लाख रुपीस। एवरी ईयर आपको 12 लाख डिवाइडेड बाई 3 डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो ये पूरा हम लोग का जो भी हम लोग ने पढ़ा उसको लेकर एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। इफ यू कैन सी इंपेयरमेंट लॉस 27.3 माइनस 12 15.3 का यहाँ पे लॉस हमारा आ रहा है। लॉस का ट्रीटमेंट थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी इंग्लिश में बोला हुआ है एंड उसके बाद यहाँ पे लास्टली बोला हुआ है अब से जो अमाउंट हमारी डेप्रिशिएट होगी इट इज 4 लाख रुपीस। दैट इज द कॉन्सेप्ट जो अपन ने सबसे पहले देख लिया। अब नेक्स्ट बात क्या आती है कि सर इंपेयरमेंट लॉस आपने चार्ज तो कर दिया, आपने ये भी बता दिया कि अब से इंपेयरमेंट लॉस जो है होने के बाद वाली जो अमाउंट बची हुई है लेटेस्ट कैरिंग अमाउंट वो डेप्रिशिएट होगी। सर लेकिन हमारे हालात तो चेंज हो सकते हैं ना, जैसे वैल्यू इन यूज जो आप बोले हो सर वो कल जाके अच्छी भी तो आ सकती है, हमारे हालात जब चेंज होंगे इन दैट केस, तो क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग हमारा इंपेयरमेंट लॉस जो हम लोग ने पहले चार्ज किया था क्या उसे रिवर्स कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन रिवर्सल के टाइम पे थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी एसेट का अगर आप इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ट्रू। हमें इंश्योर करना है कि उस एसेट की वैल्यू उस अमाउंट को क्रॉस ना करे जो आज होती अगर कभी इंपेयरमेंट लॉस ना हुआ होता। दैट इज यहां पे हम लोग को रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ध्यान में रखेगा कि इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट जो एसेट की है शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट व्हिच वुड हैव बीन देयर एज इफ नो इंपेयरमेंट लॉस हैज हैपेंड। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर मैं ये वाली बात को समझाता हूं। जैसे अगर आप देखोगे हमने 1 अप्रैल 2020 को 100 लाख का एसेट परचेज किया था, लाइफ कितनी थी 4 साल। रिकवरेबल अमाउंट आपको अलग अलग साल की देके रखी हुई है, 2021 की, 2022 की और 2023 की। सबसे पहले हम लोग 2021 पे आए। जब 2021 पे आए तो मेरा पहला टास्क क्या था, हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे फिर कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। तो यार 100 लाख की वैल्यू थी, उसमें से आपने 25 का डेप्रिशिएशन कर दिया तो जो अमाउंट आई इट इज 75 लाख। क्योंकि पहले साल रिकवरेबल अमाउंट खाली 60 की आ रही है, मतलब 15 लाख का यहाँ पे लॉस हो गया। तो हम लोग ने यहाँ पे बोला 15 लाख का लॉस हो गया, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। अब से हमारे साथ जो अमाउंट चलेगी इट इज 60 लाख। अब हम लोग को फर्दर 2 ईयर में डेप्रिशिएट करना है। दूसरा साल पास हुआ, मैंने 60 लाख में फर्दर 3 इयर्स में, क्योंकि 4 साल थे तो 1 साल अपन ने डेप्रिशिएट कर दिया था,
अब ये बचा हुआ 60 लाख अपने को फर्दर 3 इयर्स में डेप्रिशिएट करना है, तो 60 में से अपन ने 20 माइनस कर दिया, जो वैल्यू बची वो कितनी बची 40। अब यहां पे मैंने फिर से चेक किया कि यार रिकवरेबल अमाउंट सही चल रही है, कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ, तो हम लोग का वैल्यू कितना बचा हुआ है 40 लाख। अब नेक्स्ट ईयर जब मैं गया तो मैंने फिर से डेप्रिशिएट किया, 40 लाख में से और 20 लाख मैंने माइनस कर दिया। आज जो कैरिंग अमाउंट है वो कितनी बच रही है 20 लाख की बच रही है, लेकिन आज रिकवरेबल अमाउंट बहुत मस्त आ रही है 28 लाख की। मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं ये 8 लाख का रिवर्सल देकर गेन दिखा दूं, बट स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सर हम आपको उस स्टेज पर लाकर छोड़ सकते हैं जो आज आप होते अगर कभी इंपेयरमेंट लॉस ना हुआ होता। जैसे 100 लाख का असेट था जब मैंने खरीदा था और मैंने 3 साल उसे डेप्रिशिएट कर दिया, सपोज इंपेयरमेंट लॉस ना हुआ होता तो 4 साल की लाइफ के हिसाब से मैं 25 इंटू 3 75 का डेप्रिशिएशन करता और आज अमाउंट कितनी बचती 25 की। तो तुम मैक्सिमम इंपेयरमेंट लॉस का जो रिवर्सल कर सकते हो वो ध्यान में रखना है। आज जो आपकी वैल्यू 20 की दिख रही है, ये 20 की वैल्यू रिवर्सल के बाद कतई कभी भी 25 के ऊपर नहीं जा सकती है। तो डिस्पाइट बिंग हम लोग के 8 लाख का हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है अपॉर्चुनिटी, बट उतना अलाउड नहीं है। जो मैक्सिमम आपका रिवर्सल होगा वो खाली कितना होगा 5 लाख रुपए का होगा, क्योंकि इन डेज 36 का एम है कि वो कभी भी आपको बेटर करके नहीं छोड़ेगा, जिस हालात पे आप रहते उस पे या उससे कम ही करके छोड़ेगा। अगर आपको बेटर चाहिए वैल्यूएशन तो इन दैट केस आप 16 के अंदर जाकर रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हैं। तो ध्यान रखना रिवर्सल अलाउड है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इंडिविजुअल असेट्स का रिवर्सल आप बिंदास करो, but carrying amount should not exceed the amount which would have been there as if no impairment loss has happened। ये वाली बात हो गई हम लोग की कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अंदर आते हैं कि सर रैंडमली जब मूड हुआ तब चेक करेंगे क्या इंपेयरमेंट, कि आज मैं घूम रहा था, मायूस फील कर रहा था, तो मन किया किसी के साथ बदला निकालता हूं, तो असेट को जाके बोला रुक तेरा इंपेयरमेंट करता हूं। दिस इज नॉट द केस। आपको इंपेयरमेंट के लिए टेस्टिंग तभी करनी है जब इंडिकेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपके इंडिकेटर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। आप ये मान के चलो हर वो चीज जो आपके वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल या सेल के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, वो जो 2 इंडिकेटर थे ना रिकवरेबल अमाउंट को निकालने के लिए जो 2 इनपुट थे, इन दोनों में से एक भी इनपुट के ऊपर अगर कुछ भी नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है तो आपको फिर इंपेयरमेंट की टेस्टिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे एसेट की वैल्यू इन यूज कम हो गई, सर क्यों ऐसा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए। तो इन दैट केस अब मेरे को लगता है मेरे एसेट से अगर मैं कुछ माल बनाऊंगा तो मार्केट के अंदर वो उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बिकेगा, तो इन दैट केस मुझे एक बार इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट कर लेना चाहिए। या मुझे लगता है कि यार वैल्यू इन यूज जो है वो तो फ्यूचर कैश फ्लो है, वो निकालने के लिए आप उसे हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हो, प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए आपको डिस्काउंट रेट चाहिए। अगर डिस्काउंट रेट ही मार्केट में बढ़ गई है तो तुम्हारा वैल्यू इन यूज कम आएगा, तो दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर। तीसरा, लीगली असेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो गया कि आज से ये असेट पोल्यूशन फैलाता है, हम तो यूज करने आपको नहीं देंगे। या जहां पे आप किसी सब्सिडरी का पूरा टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको लगता है कि वो सब्सिडरी के जो नेट एसेट्स है वो नेट एसेट्स की वैल्यू कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा दिख रही है, बट उतनी उसकी मार्केट कैप ही नहीं है। तो ये कुछ आपके इंडिकेटर्स हो सकते हैं। फोर्थ वाला इंडिकेटर आपको तभी काम आएगा जब आप किसी पूरे कंपनी की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हो। जैसे सीएफएस के अंदर आप पूरे सब्सिडरी की ही एक एक असेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हो, तब ये काम आएगा। सर इंटरनल इंडिकेटर, असेट जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा डैमेज हो गया, या हमको लग रहा है कि हम बिजनेस मॉडल में थोड़ा चेंज ला रहे हैं और उसके कारण अब से इस असेट से जो माल बनता था वो बनना बंद हो जाएगा। तो दीज आर द इंडिकेटर्स। ध्यान रखो थियरी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। कुछ ऐसे असेट है जिनको 36 कभी छोड़ता नहीं है, वो बोलता है सर इंडिकेटर्स हम लोग चेक करेंगे बाकी सारे असेट्स के लिए, एब्सोल्युटली फाइन सर, बट देयर आर 3 असेट्स जिसके लिए हम लोग को कंपलसरी इंडेस चेक करना ही करना है, 36 का इंपेयरमेंट चेक करना ही करना है। वो 3 में से एक असेट है हम लोग का गुडविल, जो यार हमको 103 अगर हमने सॉल्व किया तो पता है गुडविल हम दिखाई इसलिए रहते बिकॉज हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट टैली नहीं हो रहा था। हमने पैसे 20 लाख दे दिए थे, बदले में असेट बुक्स में खाली 15 लाख के आ रहे थे, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अरे यार 20 लाख का अमाउंट मैं पे कर रहा हूं लेकिन असेट तो सीएफएस के अंदर 15 के आ रहे, तो 5 लाख दिखाऊं कहां पे। तो लोगों ने बोला यार तूने 5 लाख एक्स्ट्रा नाम के दिए रहेंगे, गुडविल दिखा दे, बट वो सही वैल्यूएशन कभी भी नहीं थी गुडविल की। और इसीलिए गुडविल का टेस्टिंग ऑलवेज होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसे इंटैंजिबल एसेट जिनको आप ऐसे बोलते हो कि सर इसकी लाइफ तो इनडेफिनिट है, मतलब तुम उसे डिप्रिशिएट ही नहीं करते हो, अमोर्टाइज ही नहीं करते हो, नहीं चलेगा। ऐसे इंटैंजिबल एसेट जिनकी लाइफ अनलिमिटेड है उनकी भी टेस्टिंग एनुअली होनी चाहिए।
या ऐसे इंटेंजिबल एसेट है जिनको आपने डेवलपमेंट स्टेज पे ही कैपिटलाइज करना 38 के अनुसार चालू कर दिया है, लेकिन अभी तक उसका यूसेज स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको भाई हर साल उसकी इंपेयरमेंट देखनी चाहिए कि यार अमाउंट सही तो कैपिटलाइज किए ना, कुछ गलत तो नहीं किया ना। तो ये 3 का आपको इंपेयरमेंट करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिकेटर एग्जिस्ट करे या ना करे। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते वक्त थोड़ी सी गाइडलाइन बताओ ना। देखो वैल्यू इन यूज बेसिक सेंस में क्या था, तुम्हारे जो भी एसेट है उससे लेट्स से नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो 1 लाख का आने वाला है, सेकंड ईयर कैश फ्लो 2 लाख का आने वाला है या 3 लाख का, थर्ड ईयर आने वाला है 2 लाख का, फोर्थ ईयर आने वाला है 4 लाख का, एंड फिफ्थ ईयर आने वाला है 5 लाख का। 5 लाख का आने के बाद फिफ्थ ईयर जब आप इसे बेचने जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको स्क्रैप के नाम पे भी पैसा मिल जाएगा। ध्यान रखो इंड AS 36 बोलता है भाई तुम लोग एस्टिमेट कर तो रहे हो, लेकिन इतना बड़ा भी अंदाजा मत मारो कि वो अंदाजा झूठा लगे। तो मैक्सिमम आप जो कैश फ्लो एस्टिमेट करोगे वो खाली 5 साल के लिए करोगे, उससे ज्यादा नहीं अलाउड है। लेकिन कोई अगर बोलता है कि सर हमारे पास तो डेटा है, प्रूवन डेटा है 40-40 साल का कि हमारा अंदाजा तो सही निकला है, एंड हम लोग छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हमारा अंदाजा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, तो इन दैट केस जैसे रिलायंस के पास दे हैव गुड डेटा, तो वो अगर 10 साल का भी प्रिडिक्शन देता है तो हम लोग उनकी बातें मान सकते हैं, वरना रिकमेंडेड जो ईयर है वो खाली 5 साल का है। सर क्वेश्चन के अंदर अगर 7 साल वाले कैश फ्लोज आ गए तो हम क्या करें? क्वेश्चन को रिस्पेक्ट करो और 7 साल के हिसाब से करो, क्योंकि इसने मना नहीं किया है, इसने रिकमेंडेशन के फॉर्म में बोला है कि यार 5 साल तक की एस्टिमेट करो अनलेस अदरवाइज जस्टिफाइड। अब ये बड़ा ही मैनिपुलेटिव फिगर है वैल्यू इन यूज। ऐसे एक अभी रिसेंटली फ्रॉड का केस भी हुआ था किसी कंपनी का कि वो अपने एसेट्स को इंपेयर कर ही नहीं रही थी, बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि आज के टाइम पे हालत खराब है लेकिन 2 साल बाद हालत अच्छे हो जाएंगे, तो वैल्यू इन यूज हम लोग की हमेशा अच्छी आएगी। ये 2 साल के चक्कर में सर हम लोग इंपेयरमेंट करें, हमको तो ऐसा नहीं पसंद आ रहा। तो वैल्यू इन यूज बड़ा ही मैनिपुलेटिव फिगर है, क्योंकि ये मैनेजमेंट के हाथ में है ना कितना एस्टिमेट देना है, तो वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रह के ज्यादा ही एस्टिमेट देगा। तो इसीलिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको उसे रोकना है और बोलना है कि देख भाई तेरे को कसम है वैल्यू इन यूज में तू वही फिगर्स लेगा जो सच्ची में प्रूवन है। ऐसा मत बोल कि सर 3 साल बाद मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, वो कर दूंगा तो वो हो जाएगा। आज के हालात के अनुसार तेरे क्या क्या कैश फ्लोज आ सकते हैं तो उसके बारे में बात कर, राइट। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है वैल्यू इन यूज के केस में कि भाई शुड नॉट एस्टिमेट द कैश फ्लो बियॉन्ड 5 years अनलेस अदरवाइज जस्टिफाइड। एंड फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो वो अगर डेवलपमेंट स्टेज पे, नेशनल स्टेज पे, तो अभी कंसीडर मत करो। अगर बहुत ज्यादा वो टेक्नोलॉजी आई गई है जिससे आपको भरपूर फायदा होने वाला है तो फिर भी आप सोच सकते हो, राइट। सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, अरे फेयर वैल्यू तो क्या हो गया, आज के आज अभी के अभी मार्केट को अगर मैं ये एसेट बेचने जाऊं, OLX पे डाल दिया, कहीं पे भी डाल दिया, तो कितना भाव मिल रहा है माइनस कॉस्ट टू सेल। सर मैं नहीं निकाल पा रहा हूं फेयर वैल्यू क्योंकि इस एसेट का अलग से कोई मार्केट ही नहीं है, सेकंड हैंड एसेट कोई लेता ही नहीं है, तो आपका वैल्यू इन यूज ही क्या बन जाएगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मतलब आप ये मान के चलो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 0 एंड वैल्यू इन यूज ही क्या बन जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट। सर हमारा असेट अगर इंडिया से बाहर लोकेटेड है फिर क्या करेंगे, क्योंकि तब तो हमारा सारा वैल्यू इन यूज डॉलर्स में आएगा, तो हम लोग कौन से दिन की रेट यूज करेंगे, जिस दिन आप वैल्यू इन यूज निकाल रहे हो, जिस दिन आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाल रहे हो, उस दिन की जो करेंसी का रेट चल रहा है आपको वो रेट यूज करना है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द कैश फ्लोज। एक सिंपल से हम लोग जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे XYZ जो है वो बोलता है सर मैं कुछ कैश फ्लो आपको बता रहा हूं, 2021-22 में सर मैं $80 कमाने वाला हूं मेरे एसेट से, 22-23 में $100 और 23-24 में $20। अब यहां पे दिया हुआ है एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट, इंडिया का भी दिया हुआ है और यूएस का भी। असेट यूएस का है तो आपको डिस्काउंट रेट भी यूएस की लेनी चाहिए। एंड उसके बाद बोला है कि जिस दिन आप वैल्यूएशन कर रहे हो उस दिन की रेट कितनी है, $45, और अगले कुछ अलग अलग ईयर्स की डेट जो भी है। तो आपका स्टेप 1 क्या होगा, पहले आप रिकवरेबल अमाउंट जो है या वैल्यू इन यूज है वो निकालने की कोशिश करो 31 मार्च 2021 की एट पीवी। जैसे हमारे यहाँ पे 3 कैश फ्लोज थे, 80, 20 और 100, आपने इसको यूएस वाली जो रेट है उस पर डिस्काउंट कर दिया विच इज 10%। तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है डॉलर्स के टर्म्स में वो कितनी आ रही है, 170.40। अब जिस दिन आपने ये वैल्यूएशन किया था क्या था वो शुभ दिन, सर वो 31 मार्च 21 था, तो उस पे जो रेट है आपकी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 170.40 इंटू 45 और हमारा आंसर कितना बैठ रहा है 7668। तो ये फॉरेन में अगर हम लोग का एसेट प्रेजेंट है तो इस तरीके से हम लोग को मामला सेट ऑफ करना है। अब मुद्दा उठता है कि सर क्या हमारा असेट अगर अपने बलबूते पे रिकवरेबल अमाउंट नहीं लाके दे सकता तो आप क्या करोगे, तब आप एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट्स को फॉर्म करोगे जिसे हम बोलेंगे कैश जनरेटिंग यूनिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको लगता है कि एक मशीन एक फैक्ट्री में रखी हुई है
अब यहां पे फैक्ट्री इंडिपेंडेंटली कैश लाके नहीं दे सकता, वो मशीन के सहारे है, और मशीन भी इंडिपेंडेंटली कैश लाके नहीं दे सकता, वो फैक्ट्री के सहारे है। तो इन दैट केस इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा, ये वन ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट हो गया, कंबाइंड कैश जनरेटिंग यूनिट हो गया, और इन दोनों की टेस्टिंग साथ में होनी चाहिए। सर फिर लेकिन इंपेयरमेंट लॉस आया तो फिर किसको कितना जाएगा, वो आपको अलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इनकी रिस्पेक्टिव कैरिंग अमाउंट। सर एक करके बताओ, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम लोग के पास एक आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करने का लाइसेंस है, इंटेंजिबल एसेट हम लोग का हो गया 40 लाख रुपए का वो लाइसेंस है। आज के टाइम पे कैरिंग अमाउंट कितनी दिख रही है दोस्तों, 40 लाख। हमारे पास एक प्राइवेट अपना रेलवे है जो खदान में जाता है और मस्त 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 मिनरल एक्सट्रैक्ट करके बाहर आता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो लाके नहीं दे सकता, वो लाइसेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, और अमाउंट यहां पे कितनी आ रही है, 10 लाख की आ रही है। ओके, अब यहां पे क्योंकि दोनों असेट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, आई हैव टू फॉर्म अ कैश जनरेटिंग यूनिट। उसके बाद मैंने निकाला इनकी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ रही है वो 30 लाख की आ रही है, इनकी जो वैल्यू इन यूज आ रही है वो 40 लाख की आ रही है। तो इन दोनों में से मैंने बोला वाह भाई वाह, मैक्सिमम जो वैल्यू क्योंकि 40 लाख आ रही है तो ये मेरी क्या बन गई है, रिकवरेबल अमाउंट बन गई है। अब यहां पे ये 40 लाख की रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ एक असेट को लेकर नहीं है, दोनों असेट्स को लेकर है, इसीलिए टेस्टिंग में साथ में करूंगा। दोनों असेट को बोला बताओ तुम दोनों की मिलाकर कैरिंग अमाउंट कितनी है, बोला सर 50 लाख, ले लिया। फिर रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 40, सर इंपेयरमेंट लॉस हो गया 10 लाख का, कैसे बांटे सर, आपको इन दोनों ही असेट में बांटना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैरिंग अमाउंट विच यू हैव टेकन इनटू कैलकुलेशन। मतलब ज्यादा जो भार है वो बेचारा लाइसेंस वाला बेयर करेगा और प्राइवेट रेलवेज कम बेयर करेगा, इनका रेशियो आ गया 4:1। तो उसके हिसाब से 10 लाख को अगर मैं 4:1 के हिसाब से डिवाइड करूं तो आयरन और लाइसेंस को है 8 लाख और प्राइवेट रेलवेज को है 2 लाख। एंड आफ्टर इंपेयरमेंट अगर हम बात करें तो इस लाइसेंस की वैल्यू दिखेगी 32 लाख की और प्राइवेट रेलवे की वैल्यू दिखेगी 8 लाख की। तो दिस इज द केस ओवर हियर। जब आप कैश जनरेटिंग यूनिट को टेस्ट करते हो तो इस तरीके से बातें होती है, ये हम लोग को पहले तो ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी है कि सर क्या कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर भी जो असेट्स इन्वॉल्व है उनके इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता। आज अगर हम लोग के पूरे CGU की रिकवरेबल अमाउंट बहुत ही अच्छी आ रही है तो डेफिनेटली आप इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकते हो, बट पूरे इन डेज में ध्यान रखना impairment loss should not be reversed up to an extent that carrying amount of asset exceed the amount which would have been there as if no impairment loss has happened। हिंदी अनुवाद, वो अमाउंट जो आज होती अगर कभी एसेट 36 के अंदर टेस्ट ना हुआ होता उससे ऊपर कभी भी नहीं जा सकती है। तो ये ध्यान रखो, रिवर्सल हो सकता है बट लिमिट तक ही हो सकता है। सर गुडविल जो है क्या उसकी भी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है, अभी तो बताया गुडविल की तो सबसे ज्यादा होती है, बट गुडविल तो एक ऐसा एसेट है जो कता ही अपने आप में वैल्यू लाकर नहीं दे सकता, वो तो सबसे ज्यादा इंटरडिपेंडेंट एसेट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आज ए लिमिटेड जो है वो जब बी लिमिटेड को अक्वायर करती है और बी लिमिटेड के जो टोटल एसेट्स है वो 30 लाख के आते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा 103 में चले गए। बी लिमिटेड के एसेट्स 30 लाख के आते हैं, हमने पीसी कितना पे किया 50 लाख का, सर कितना परसेंट स्टेक लिया 100%, तो उसके अनुसार हमारी जो गुडविल आ रही है वो कितनी आ रही है 20 लाख की आ रही है। अब ये जो नाम है वो नाम अपने आप में कभी पैसे लाके नहीं देगा, नाम तो सिनर्जी में काम करता है, बिना एसेट्स के तो ये नाम कुछ नहीं है। इसीलिए गुडविल की टेस्टिंग कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकती है। दैट्स व्हाई आप गुडविल की टेस्टिंग हमेशा सब्सिडरीज के अलग अलग बिजनेसेस के साथ करते हो जिसके थ्रू आपको वो सिनर्जी आ रही है। जैसे हमारी सब्सिडरी के दो धंधे हैं, टेक्सटाइल और केमिकल, और ये जो 30 लाख के एसेट्स है उसमें से टेक्सटाइल बिजनेस के टोटल नेट एसेट्स 10 लाख के हैं और हमारे जो केमिकल बिजनेस है उसके नेट एसेट कितने हैं 20 लाख के हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गुडविल को हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे, तो बिना सीजीओ के क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो सकती है तो वी नीड टू टेस्ट देम टुगेदर। सबसे पहली बात ये आप ध्यान में रखना। ओके सर, यहां पे ये वाली बात ध्यान में रखना। सपोज मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं, एक साल बाद मैं मान के चलता हूं कि गुडविल की वैल्यू भी सेम है, नेट एसेट्स की वैल्यू भी सेम है, लेकिन अब रिकवरेबल अमाउंट आपको तीन चीज देके रखी है। बिजनेस 1 की रिकवरेबल अमाउंट 11 लाख की है, बिजनेस 2 की रिकवरेबल अमाउंट 20 लाख की है, एंड हम लोग का पूरा होल सब्सिडरी का अगर मैं एक साथ बेचने जाऊं तो रिकवरेबल अमाउंट कितना आ रहा है 30,50,000 आ रहा है। ओके सर, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि ये जो गुडविल है क्या सब्सिडरीज के बिजनेसेस को रीजनेबली एलोकेट कर सकते हो क्या, मतलब क्या मैनेजमेंट ये बता सकती है कि नाम का फायदा कौन से बिजनेस को कितना हुआ है। अगर ये बता सकती है तो इन दैट केस पहले सारे कैश जनरेटिंग यूनिट को गुडविल एलोकेट होगा और उसके बाद उनकी टेस्टिंग होगी।
लेकिन अगर ये नहीं बता सकते कि ये गुडविल का फायदा हमारे सब्सिडरी के बिजनेसेस को कितना कितना हो रहा है, तो फिर पहले चुपचाप वो बिजनेसेस की टेस्टिंग करो एंड सारे बिजनेस को मिलाकर और गुडविल को मिलाकर एक लार्जर सीजीयू फॉर्म करो, लार्जर यूनिट फॉर्म करो एंड उस पूरे बिजनेस की टेस्टिंग एक साथ करो। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। केस 1 में ये मान के चलता हूं कि यस गुडविल की वैल्यू रीजनेबली एलोकेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट बोलता है सर जो हमारा रेशियो रहेगा वो ऐसा मान के चलो कि गुडविल का जो फायदा है, जो नाम का फायदा है, वो टेक्सटाइल बिजनेस को उसको थोड़ा ज्यादा होगा, नहीं थोड़ा कम होगा, और केमिकल को ज्यादा होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्योंकि गुडविल अलोकेबल है तो आप पहले अलोकेट करोगे। जैसे बिजनेस 1 को वैल्यू आ रही है 6,66,667 और बिजनेस 2 को वैल्यू आ रही है 13,33,333। यहां पे सबसे पहले मैंने बिजनेस 1 की टेस्टिंग की। कितने थे बिजनेस 1 के एसेट्स? सर बिजनेस 1 के एसेट थे 10 लाख, तो मैंने लिया कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट 10 लाख प्लस गुडविल 6,66,667। टोटल वैल्यू कितनी आई? 16,66,667। अब मैंने पूरे बिजनेस की रिकवरेबल अमाउंट पूछी। पूरे ही धंधे की हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो अभी नहीं चाहिए, हमें खाली बिजनेस 1 की चाहिए, और बिजनेस 1 की रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 11 लाख। तो हम क्या बोलेंगे, आज टोटल वैल्यू आ रही है 16,66,667 और यहां पे इंपेयरमेंट लॉस हम लोग का आ रहा है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट 11 लाख की है, देयर इज इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 5,66,667। सर ये इंपेयरमेंट लॉस कैसे बटेगा? देखो भाई, आज ये गुडविल है हमारा। गुडविल अगर हमारी कैलकुलेशन में साथ में होता है तो सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस वो खुद ऑब्जॉर्व करता है। रीजन बीइंग फॉर सिंपल, गुडविल बाय डिफॉल्ट एक तरीके का ऐसा एसेट है जिसको हम लोग ने जानबूझ के बस 103 की कुछ एंट्रीज पास करने के लिए निकाला था। इसीलिए सबसे पहले अगर इंपेयरमेंट होना चाहिए तो वो पूरे ही कैटेगरी में गुडविल का होना चाहिए। फिर अगर कोई लॉस बच जाता है तो आप भले ही बाकी यूनिट को दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब यहां पूरा का पूरा 5,66,667 अगर गुडविल प्रेजेंट है तो पूरा इंपेयरमेंट लॉस किसको जाएगा? गुडविल को जाएगा। तो हमारे कैरिंग अमाउंट को तो आपने किसी को टच ही नहीं किया, गुडविल की वैल्यू कितनी बचेगी? 1 लाख की बचेगी। सर ऐसी तो फिर बिजनेस 2 का भी होगा। यस, बिजनेस 2 की असेट्स की वैल्यू है 20 लाख की, गुडविल है यहाँ पे 13,33,333, टोटल अमाउंट आ रही है 33,33,333 एंड रिकवरेबल अगर हम मान के चले जो मैंने लिखा था कि 20 लाख का अगर आ रहा है तो मतलब देयर इज इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 13,33,333 फुल्ली अलोकेटेड टू द गुडविल। पूरा का पूरा अलोकेट होगा गुडविल को। बट ये तब टेस्टिंग होगी जब गुडविल अलोकेट किया जा सकता है। इसको बोलते हैं स्मॉलर लेवल पे टेस्टिंग, कि गुडविल सीजीयू 1 के पास थोड़ा चला गया, सीजीयू 2 के पास चला गया और एक लार्जर सीजीयू फॉर्म ही नहीं करना पड़ा, लार्जर ग्रुप फॉर्म ही नहीं करना पड़ा। बट सर अगर आप गुडविल नहीं डिटरमाइन कर पाते कि भाई बिजनेस 1 को कितना फायदा हो रहा है या बिजनेस 2 को, तो हम बोलेंगे इफ गुडविल कैन नॉट बी रीजनेबली अलोकेटेड, तो सबसे पहले सीजीयू को टेस्ट कर लो, आप उनको सॉर्ट करो। जैसे टेक्सटाइल बिजनेस को अपन ने टेस्ट किया, बोला सर मेरी तो कैरिंग अमाउंट 10 लाख की थी, आपने देखा रिकवरेबल अमाउंट 11 की है, नो इंपेयरमेंट लॉस। बिजनेस 2 बोला सेम ईयर सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 20 लाख की कैरिंग अमाउंट है, 20 लाख की रिकवरेबल अमाउंट है, नो इंपेयरमेंट लॉस। एंड फिर उसके बाद मैंने लार्जर सीजीयू फॉर्म किया कि टेक्सटाइल और केमिकल बिजनेस की जो भी वैल्यू आ रही है आफ्टर इंपेयरमेंट वो मैंने ली, गुडविल लिया, टोटल वैल्यू आया 50 लाख एंड उसके बाद पूरे बिजनेस की वैल्यू ले ली, क्योंकि अब तो पूरे धंधे की टेस्टिंग यहां पे हम लोग कर रहे हैं जिसमें से एक सीजीयू टेस्ट हो चुका है, तो उसको अभी कुछ इंपेयरमेंट लॉस ये स्टेज पे मत देना जो स्टेज नंबर 2 है। यहां कोई भी इंपेयरमेंट लॉस आया तो प्योरली वो किसको बिलोंग करेगा? गुडविल को बिलोंग करेगा, या ऐसा कोई ग्रुप जिसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, राइट। तो यहां पे 100% लॉस जो आ रहा है 1950 का अलोकेटेड टू गुडविल। इंपेयरमेंट लॉस एट दिस स्टेज अलोकेटेड टू दोज एसेट व्हिच आर नॉट टेस्टेड एट फर्स्ट स्टेज। क्या ये वाली बात क्लियर है? सर ये वाली बात क्लियर है। अब यहां पे नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है कि सर जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन यहां पे जैसे दिया हुआ है, अब अगर आप देखोगे तो पूरा गुडविल हमारा नहीं है, तो थोड़ा सा वो ध्यान में रख के करना। 103 की हल्की फुल्की नॉलेज काम आएगी, प्लीज आप मेरा साथ देना। डन सर। यहां पे सन लिमिटेड ने 80% अक्वायर किया है प्लूटो का, और सन लिमिटेड ने 8 लाख शेयर्स खरीदे प्लूटो में, बदले में उसने अपने कंपनी के 2 शेयर्स दिए फॉर एवरी 5 शेयर्स अक्वायर्ड। तो मतलब हम बोल सकते हैं 8 लाख के शेयर्स हम लोग ने खरीदे, डिवाइडेड 5 इंटू 2, तो हम लोग ने अपने कंपनी के 3,20,000 शेयर्स दिए। 3,20,000 शेयर्स हम लोग का परचेज कंसिडरेशन का पार्ट यहां पे बन रहा है। लेकिन क्योंकि अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं तो अपनी कंपनी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सर हमारे कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो है 4 रुपया, तो हम बोलेंगे
कि हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा है 12,80,000 का, ये हम लोग ने पे किया, बट नॉट फॉर 100% बट ओनली फॉर 80% ऑफ द असेट्स। सर उसके बाद 20% लोग हमारे साथ थे, यस बिल्कुल थे। 20% लोग जो हमारे साथ थे उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। यहां पे क्या बोला हुआ है, हम 103 का ऑप्शन ले रहे हैं और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को किस पे वैल्यू करेंगे, फेयर वैल्यू पे। सर कैसे निकाले, बहुत सिंपल है। हमने अगर 8 लाख शेयर अक्वायर किए फॉर 80%, मतलब जो 2 लाख शेयर्स बच गए वो हमने अक्वायर नहीं किए, वो एनसीआई के हो गए। तो प्लूटो लिमिटेड के 2 लाख शेयर्स हमारे पास नहीं है, एनसीआई के पास है, इनटू प्लूटो लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है इट इज 1.4, तो हमारे जो एनसीआई की फेयर वैल्यू आ रही है इट इज 2,80,000। तो यहां पे एक तो हम लोग का आ गया, एनसीआई का आ गया, बदले में जो हम लोग को फेयर वैल्यू आई है नेट एसेट्स की वो कितनी आई है, 1.3 मिलियन, वो हमने यहां ले लिया। तो हमारा यहाँ पे गुडविल कितना आ रहा है, 2,60,000। बट ध्यान रखो, क्योंकि मैंने एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर किया हुआ है, इसीलिए जो गुडविल बिलोंग करता है ये पूरे 100% बिजनेस को बिलोंग करता है। सिंस हम लोग एनसीआई को भी फेयर वैल्यू पे ले रहे हैं और हम लोग की परचेज कंसिडरेशन भी अपनी खुद की है, तो इन दैट केस तब जो गुडविल आता है, ध्यान रखो फुल गुडविल मेथड इसको हम बोलते हैं। जब भी एनसीआई को हम लोग फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं और उस वक्त हमारा कोई गुडविल आ रहा है तो वो पूरे के पूरे धंधे का गुडविल है, खाली पेरेंट के हिस्से का गुडविल नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे मैंने एनसीआई के जो नेट एसेट्स लिए 1300 इंटू 20%, वो खाली 260 ही लिए, लेकिन उसके फेयर वैल्यू 280 के, मतलब कुछ पोर्शन बेचारे उसका भी है जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ है। तो ये बेस्ट स्टेज हो गया, क्योंकि गुडविल पूरा आपका 100% है, तो आपको थोड़ी मेहनत नहीं करनी है। मैं बताऊंगा कब मेहनत करनी पड़ती है, वो अलग अपने आप में कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। सर एक बात बताओ, आपने ये जो इशू कॉस्ट है इसका कुछ नहीं किया। वेल जो भी आपका कॉस्ट होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट के नाम पे सारा का सारा कॉस्ट पीएनएल के अंदर चला जाता है, ये वाली बात हमको पता ही है, या रिस्पेक्टिव इंडेस के हिसाब से ट्रीट होता है अगर वो कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेकर है। हाँ सर ये वाली बात तो हमको पता है, डन। अब यहां पे ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है कि आगे क्या बोल के रखा हुआ है कि दे यूज द मार्केट वैल्यू फॉर दिस पर्पस। कोई इंपेयरमेंट नहीं हुआ था 22 और 23 के अंदर। 3 हमारे यूनिट थे जो सब्सिडरी के साथ आए थे, ए बी और सी, और हम गुडविल को अलोकेट कर सकते हैं ए बी सी के बीच में कौन सी रेशियो में, 2 और 1 की रेशियो में। मैंने बोला नेकी और पूछ आप खाली बता दो ए बी सी की कैरिंग वैल्यू कितनी है, बोला 600, 550 और 450, और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 740, 650 और 400। बस आप सबसे पहले क्या करोगे, 2,60,000 का गुडविल है, राइट, दैट इज 260 का गुडविल जैसे हमारा आया हुआ है, आप 2:2:1 में बांट दोगे, क्योंकि इन्होंने बोला है अलोकेशन पॉसिबल है, बट किस रेशियो में, 2:2:1। 260 डिवाइडेड बाई 5, यहां पे आया 52, यहां पे भी आया 52, एंड उसके बाद 260 डिवाइडेड बाई 5, 52 इंटू 2, 52 इंटू 2, एंड लास्ट में आया 52। तो जो अमाउंट्स मेरी यहां पे आ रही है इट इज 52 इंटू 2 प्लस 600, ये आ रही है 704, जिसके अंदर हमारा 104 का पोर्शन गुडविल को लेकर है। फिर आ रही है 550 प्लस 104, द अमाउंट इज 654, एंड लास्टली हम लोग का जो अमाउंट आ रहा है इट इज 452। इफ यू सी, सबसे पहले वाले में तो हम लोग को जो इंपेयरमेंट है उसकी नीड ही नहीं अराइज हो रही है, रीजन बीइंग की रिकवरेबल अमाउंट इज ऑलरेडी हायर, तो ये स्टेज पे तो कोई इंपेयरमेंट लॉस हुआ ही नहीं है, नो इंपेयरमेंट लॉस। केस नंबर 2, केस नंबर 2 की अगर आप बात करोगे तो हम लोग का 4 का लॉस हो रहा है, क्योंकि 654 टोटल अमाउंट है, बट रिकवरेबल कितनी है दोस्तों, 650, 4 का लॉस है। गुडविल क्योंकि पहले 7 है, तो पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस किसको जाएगा, गुडविल को जाएगा। बट ये गुडविल को जाएगा, इसका मतलब कुछ पोर्शन पेरेंट बेयर करेगा एंड कुछ पोर्शन एनसीआई बेयर करेगा, क्योंकि ये गुडविल खाली हमारा अपना नहीं है, पूरे धंधे का है। तो अगर ये इंपेयर होता है तो मैं क्यों भुगतूं, हम मिलकर भुगतेंगे। आई बात आपको समझ, सर क्लियर है। सी की अगर हम बात करें तो सी में तो इंपेयरमेंट लॉस 52 का है, सी में तो इंपेयरमेंट लॉस हम लोग का 400 एंड सॉरी यहाँ पे अमाउंट भी हम लोग की रॉन्ग है, अगर देखा जाए तो ये हमारा 502 आ रहा है, तो मतलब भाई खतरनाक घाटा हुआ है। यहाँ पे तो हम लोग का 102 का इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है, 102 का इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है, तो 52 गुडविल को गया, समझ भी आया, लेकिन यहाँ पे सीजीयू को भी भुगतना पड़ेगा। सर कितने का, 50 का। तो ये इंपेयरमेंट लॉस का एलोकेशन हो गया। आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हम लोग के सीजीयू है उसमें से ए और बी की तो वैल्यू टकाटक है, बट सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 400 हो चुकी है। यहां पे सी का बेचारे का 50 का लॉस हो चुका है। अगर आप देखोगे टोटल गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ है, बी के साथ जब वो टेस्ट हो रहा था तब 4 हुआ, और सी के साथ जब वो टेस्ट हो रहा था तो इन दैट केस 52 हुआ। टोटल इंपेयरमेंट लॉस हम लोग का आया 56, गुडविल 260 का था, 56 माइनस किया, गुडविल कितना बचा, 204।
अब यहाँ पे गुडविल जो भी इंपेयर होता है, क्योंकि वो दोनों में ही बढ़ता है, हम बोलेंगे एक तो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस जो 56 का है, प्लस सीजीयू सी का जो इंपेयरमेंट लॉस 50 का है, टोटल इंपेयरमेंट लॉस आया 106। ये बटेगा दोनों में, 80% जाएगा पेरेंट के पास और 20% जाएगा एनसीआई के पास। सीएफएस के अंदर आप एनसीआई से इसको माइनस कर दोगे क्योंकि वो दोनों को बिलोंग करता है। कहानी कुछ अलग होती जब हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर ना करके प्रोपोर्शनेट शेयर पे मेजर करते, क्योंकि अगर एनसीआई को आप नेट एसेट्स का 1% मानते हो तो फिर उसके पोर्शन पे गुडविल आता ही नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर यहां पे सपोज मैं ये वाली कैलकुलेशन के अंदर बोलता कि एनसीआई को तो हम लोग ना प्रोपोर्शनेट शेयर पे मेजर करेंगे, तो आप सीधा बोल देते 1300 इंटू 20%, हमारा एनसीआई आ रहा है 260। अब नीचे भी 260 है उसका पोर्शन और ऊपर भी 260 है, तो उसके हिस्से का तो गुडविल आया ही नहीं। तो इन दैट केस अब गुडविल जो आके रखा है वो खाली पेरेंट के हिस्से का आके रखा है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जब तुम लोग रिकवरेबल अमाउंट निकालते हो सीजीयू ए की, बी की और सी की, तब तो तुम पूरे धंधे की गुडविल कंसीडर करके निकालते हो। लेकिन यहां 103 में आपने जो गुडविल दिखा के रखा होगा तब वो 80% का ही दिखा के रखा रहेगा। तो इन दैट केस मामला थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हम लोग को ग्रॉसिंग अप करना पड़ता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक एग्जांपल के माध्यम से प्रेजेंट किया हुआ है, लेट्स सी दैट। ध्यान रखो, अगर आप एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हो तो इट इज फुल गुडविल मेथड, लेकिन अगर आप एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर पे मेजर करते हो इट इज पार्शियल गुडविल। जब फुल गुडविल ले रहे हो तो गुडविल जो है वो दोनों को ही बिलोंग करता है, एनसीआई को भी और पेरेंट को भी। पार्शियल गुडविल में खाली किसको बिलोंग करता है, पेरेंट को। ग्रॉसिंग अप कब नहीं चाहिए, फुल गुडविल में। जैसे अभी अपन ने कुछ ग्रॉसिंग अप नहीं किया, लेकिन अंडर पार्शियल गुडविल हम लोग को ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। आई टेल यू व्हाई, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे पेरेंट ने 6400 पे किया सब्सिडरी को फॉर 80% ऑफ द असेट्स। यहां पे नेट एसेट्स हम लोग की सब्सिडरी के है 6000 के। अब आपको देके रखा हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैरिंग अमाउंट ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट वो है 5400। केस 1 है, सपोज एनसीआई को मैं कैसे मेजर कर रहा हूं, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेजर के हिसाब से। और केस 2 हो गया, एनसीआई को कैसे मेजर कर रहे हैं, फेयर वैल्यू के हिसाब से। और फेयर वैल्यू क्वेश्चन दे रहा है कितनी है, 1500। दोनों की रिकवरेबल अमाउंट आपको मिली हुई, आगे हम लोग देखेंगे। सपोज पहले मैं गुडविल अगर निकालने जाता, केस 1 में गुडविल कैसे निकलता, सर ने पे किया परचेज कंसिडरेशन, यहां पे 6400 मैंने लिख दिया, 6400। एनसीआई तो क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट शेयर पे मेजर हो रहा है, तो मैंने क्या किया, जो भी असेट्स आए थे 6000, हमने बोला ये 6000 अपन ने नीचे लिख दिए। वो 6000 में से 1200 एनसीआई बन गए, क्योंकि तब एनसीआई क्या होता है, नेट एसेट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज। तो 6400 प्लस 1200 टोटल 7600 माइनस 600, गुडविल आ रहा है 1600। बट ये पार्शियल है, क्योंकि अब जो गुडविल आया है वो एब्सोल्युटली किसके हिस्से का आया है, पेरेंट के हिस्से का, विच इज 80%। यही अगर मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करता तो मैं 6400 के बाद जो फेयर वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी थी वो मैं लेता, विच इज 1500। तो वो मैंने ली यहाँ पे 1500, तो अमाउंट कितना आया 7900। उसमें जब अपन ने माइनस किया 6000 तो गुडविल आया 1900। बट नाउ ये गुडविल आपका 100% थोड़ा पेरेंट को भी बिलोंग करता है और थोड़ा सा एनसीआई को भी। केस 2 तो बहुत सॉर्टेड है। अगर हम केस 2 की बात करें तो यहाँ पे केस 2 में सपोज मान के चलते रिकवरेबल अमाउंट पूरे ही यूनिट की कितनी है, 6500। बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे अगर आप बोलते हो रिकवरेबल अमाउंट 6500 की है केस 2 के अंदर, तो इफ यू कैन सी कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स अंडर सिचुएशन 2 वाज 5400। गुडविल अपन ने लिया था, अभी अभी माना था, कितना था, 1900। मतलब ये क्या हो गया, हमने कैरिंग अमाउंट ले लिया और उसको लेकर गुडविल ले लिया, अलोकेट कर लिया, तो पूरे बिजनेस की वैल्यू कितनी आई, 7300। ध्यान रखो हमारे असेट्स भी हम लोग ने कैलकुलेशन में 100% लिए हैं और गुडविल भी कितना लिया है, 100%, क्योंकि ये दो टेस्ट कर रहे हैं हम लोग साथ में। गुडविल अपने आप में तो टेस्ट नहीं होता ना, सीजीयू के साथ टेस्ट होता है, कर रहे हैं यहाँ पे। पूरे ही यहाँ पे असेट्स हम लोग ने जो रिकॉर्ड किए थे 7300 और पूरे धंधे की वैल्यू आ रही है 6500 इंक्लूडिंग वो गुडविल का सिनर्जी। तो यहाँ पे मेरा इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है 800 का। सबसे पहले गुडविल को जाएगा, विच इज पूरा का पूरा ही चला जाएगा फुल्ली टू गुडविल। यहां जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा वो थोड़ा सा पेरेंट को भुगतना पड़ेगा एंड थोड़ा सा एनसीआई को। सर पेरेंट कितना भुगतेगा, 640 और एनसीआई कितना भुगेगा, 160। बहुत सिंपल, ये तो फुल गुडविल है, कुछ नहीं करना पड़ता। पार्शियल गुडविल में प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, तुमने यहाँ पे असेट्स तो पूरे 100% लिए, लेकिन जो गुडविल आप ले रहे हो वो खाली 80% हिस्से का ले रहे हो, क्योंकि पार्शियल में तो आपने एनसीआई को तो एरा गहरा समझा था, तो तब जो गुडविल आ रहा है वो प्योरली आपके हिस्से का आ रहा है। चलो
रिकवरेबल अमाउंट में तुम पूरा 100% ले रहे हो, असेट्स का भी और पूरे नाम का भी। वहां पे रिकवरेबल अमाउंट निकल ही ऐसे रही है, पूरे धंधे का नाम वगैरह देख के बता क्या रिकवरेबल अमाउंट आ रही है। दिस इज अनफेयर कैलकुलेशन इफ यू कैन सी। इसीलिए मुझे यहां पे गुडविल को ग्रॉस अप करना पड़ेगा। एंड इफ यू कैन सी यहां पे गुडविल भले ही हम लोग का आया 1600 का था, बट मैंने कैलकुलेशन में कितना लिया हुआ है, 2000, क्योंकि 1600 तो खाली 80% हिस्से को बिलोंग करता था। मैं जब 1600 डिवाइडेड बाय 80% करूंगा तो आंसर आएगा 2000, जिसमें मैंने वो नोशनल बोलकर 400 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कि चलो एक बार अगर सपोज सेम टर्म्स के हिसाब से देखते तो पूरे धंधे का गुडविल कितना आता, इट इज 2000। आई बात आपको समझ? 5400 प्लस 2000 कितना आया, 7400, माइनस अपन ने 6500 किया, मेरा इंपेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है, 900 का। 900 में से पहले इंपेयरमेंट लॉस किसको जाएगा, गुडविल को। 900 का गुडविल है, मैंने बांटा 80% पेरेंट को, 20% एनसीआई को। एनसीआई बोलता है सर मेरा तो गुडविल कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो मेरे हिस्से का आप माइनस कहां से करोगे, बात तो सही है। इसीलिए 900 का जो इंपेयरमेंट आता है अगर वो गुडविल को बिलोंग करता है तो खाली 80% हिस्सा वाला जो अमाउंट है वो काम का है, ये अमाउंट तो काम का ही नहीं है। नो नीड टू एडजस्ट बिकॉज ये ऑलरेडी क्या है, नोशनल है। ये वाली बात ध्यान में रखो आप। हम बस खाली कैलकुलेशन पर्पस के लिए ग्रॉसिंग अप करते हैं गुडविल का। एक्चुअल में जब फिर लॉस आते हैं तो वो लॉस हम लोग अपने हिसाब से बांटते तो है, बट फिर एनसीआई के हिस्से का जो गुडविल इंपेयर हो रहा है वो कभी हम लोग ने बुक्स में दिखाया ही नहीं था, तो हमको उसे इन्वॉल्व करने की नीड ही नहीं है। ये सब बातें तब होती है जब आपने पार्शियल गुडविल फॉलो किया था। एक सिंपल सा मैं एक और केस डिस्कस कर लेता हूं। सपोज रिकवरेबल अमाउंट में मान के चल रहा हूं अगर 4000 की है, तो केस 2 में तो हम लोग ने सीधा वैल्यूज दे लिया, कैरिंग अमाउंट 5400, गुडविल आया केस 2 में 1900, टोटल अमाउंट है 7300, रिकवरेबल अमाउंट में मान के चल रहा हूं 4000, तो यहां पे इंपेयरमेंट आया 3300 का। 3300 में से सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस किसको जाएगा, गुडविल को, एंड बचा हुआ किसको जाएगा, नेट एसेट्स को। प्रॉपर्ली बटेगा, 80% यहाँ पे पेरेंट बेयर करेगा, 20% यहाँ पे एनसीआई बेयर करेगा, 80% यहाँ पे भी पेरेंट बेयर करेगा एंड एनसीआई 20% बेयर करेगा, क्योंकि ये फुल गुडविल है। सारे असेट्स भी 2 हिस्से के हैं और गुडविल भी 2 हिस्से का है। लेकिन केस 1 में इफ यू सी मैंने यहाँ पे 1600 का गुडविल नहीं लिया, मैंने उसको ग्रॉस अप करके कितना ले लिया, 2000, ताकि कैलकुलेशन फेयर रहे। तो अब मेरा अमाउंट कितना आ रहा है, 7400, उसमें से 4000 माइनस किया तो इंपेयरमेंट 3400 का आ रहा है। सबसे पहले मैंने जो गुडविल लिया कैलकुलेशन में उस पोर्शन को मैंने एलोकेट किया विच इज 2000। फिर बचा हुआ किसको जाएगा, नेट एसेट्स को। नेट एसेट का जो पोर्शन है वो थोड़ा पेरेंट भी बेयर करेगा और थोड़ा एनसीआई भी बेयर करेगा, क्योंकि ये दोनों के ही है। लेकिन गुडविल जब 2000 आप बोलोगे तो आप अलोकेट तो करोगे ऐसे ही कि पेरेंट भी बेयर करेगा और एनसीआई भी बेयर करेगा, लेकिन ये अमाउंट एनसीआई बेयर नहीं करेगा क्योंकि कभी आपने बुक्स में दिखाई नहीं है। इसीलिए इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल मैक्सिमम यहां पे कितने का हुआ है, 1600 का। बट कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है वरना आंसर डिफर करेगा, ध्यान में रखो। ओके सर, डन। तो फुल गुडविल में यू डोंट ग्रोस अप, बट अंडर पार्शियल गुडविल यू ग्रॉस अप। ये वाली बात ध्यान में रखो, राइट। एंड लास्टली कुछ ऐसे असेट्स हो गए जो इन डेज 36 के जोन में नहीं आते हैं, जैसे इन्वेंट्री ऑलरेडी कॉस्ट और एनआरवी पे वैल्यू हो रही है, वो क्यों आएगी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जो प्लान असेट है वो 19 में एक्चुअली हर दिन हमें बताता है, उसका इंपेयरमेंट तो कैसे करें हम लोग। फाइनेंशियल असेट जो फेयर वैल्यू पे मेजर हो रहे हैं वो नहीं आएंगे, जो कॉस्ट पे मेजर हो रहे हैं वो आएंगे। और उसके बाद कोई हेल्ड फॉर सेल वाला नॉन करंट एसेट है या डीटीए हो गया, ये 5 एक्सक्लूडेड है क्योंकि इनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी बहुत अच्छे से इनको कवर कर लेती है। लेकिन ध्यान रखो अगर आपने इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में की है तो आपको इंड एस 27 बताता है क्या करना है। 27 बोलता है सर हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप कॉस्ट पे भी कर सकते हो या 109 के हिसाब से। अगर आपने कॉस्ट वाला ऑप्शन चूज किया रहेगा तो आपको इंपेयरमेंट की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर 109 के हिसाब से जा रहे हो तो इन दैट केस फिर तो बाय डिफॉल्ट आप हर साल किस पे दिखा रहे हो, फेयर वैल्यू पे। नो नीड टू टेस्ट फॉर द इंपेयरमेंट, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। सर वो कॉर्पोरेट एसेट करके भी कुछ है, वो मैं सीधा एक सम के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि कॉर्पोरेट एसेट क्या होता है और उसकी कैसे टेस्टिंग होती है। बहुत सिंपल है। कॉर्पोरेट एसेट्स का मतलब ऐसे एसेट्स हो गए जो आप समझ लो एडमिन वगैरह पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। वो लोग कैश फ्लो तो दूर दूर तक लाके नहीं दे रहे, बट वो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा फैक्ट्री डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है एसेट को बनाने में, गुड्स को बनाने में, लेकिन ऑफिस के अंदर जो अकाउंटिंग हो रही है वो ऑफिस आपके डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती है। उनको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट एसेट्स, हेडक्वार्टर्स, राइट, जहां पे खाली एडमिन वाला काम होता है या सेल्स प्राइसिंग डिटरमाइन होती है, बट दे डू नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स। अब कॉर्पोरेट एसेट भी 2 तरीके के हो सकते हैं।
एक जिसको आप रीजनेबली अलोकेट कर सकते हो अमॉन्ग कैश जनरेटिंग यूनिट, और एक ऐसा कॉर्पोरेट एसेट हो गया जिसको आप रीजनेबली अलोकेट नहीं कर सकते हो। सिंपल है, अगर आप रीजनेबली अलोकेट कर सकते हो तो टेस्टिंग सीजीयू के साथ करो, और अगर आप रीजनेबली अलोकेट नहीं कर सकते हो तो पहले सीजीयू की टेस्टिंग कर लो, फिर उसके बाद एक लार्जर सीजीयू बनाओ, पूरे धंधे की रिकवरेबल अमाउंट निकालो एंड उस वक्त टेस्टिंग करो। सेकेंड लेवल पे जो टेस्टिंग होगी वहां पे जो भी इंपेयरमेंट लॉस आता है वो खाली उन्हीं सीजीयूज को या कॉर्पोरेट एसेट्स को जाएगा जो अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं। एक सिंपल सा मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारा कैश जनरेटिंग यूनिट देके रखा हुआ है XYZ, इनका अमाउंट दिया हुआ है 800, 1000 और 1200, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दी हुई है 20 साल, 10 साल और 20 साल, राइट। अब दो कॉर्पोरेट एसेट है AU और BU, मान के रखो ये ऑफिस की तरह हो गया। AU आप रीजनेबल बेसिस पे एलोकेट कर सकते हो, बट इन्होंने बताया नहीं कि रीजनेबल बेसिस क्या होगा। बट ये ऐसे वाले सम्स में क्या करते हैं, रीजनेबल बेसिस क्या मानते हैं, कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ को रीजनेबल एसेस मान लेते हैं। जैसे X की कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ आ रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 800 इंटू 20, मेरे हिसाब से ये आ रही है हम लोग की 16,000, फिर दूसरे की आ रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 10,000 एंड तीसरे की आ रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 24,000। तो ये रेशो हो गया 16, 10 और 24। 800 की अमाउंट आप इस रेशो में क्या कर सकते हो, अलोकेट कर सकते हो। लेकिन BU को लेकर क्या बोला हुआ है, सॉरी सर BU आप अलोकेट नहीं कर सकते हो, हमको नहीं पता है। कोई बात नहीं है, जो कर सकते हो उसकी टेस्टिंग तो करो। आपको तो रिकवरेबल अमाउंट X का भी दिया हुआ है, Y का भी दिया हुआ है और XYZ पूरी कंपनी का भी दिया हुआ है। लेट्स टेस्ट AU फर्स्ट। अगर हम यहाँ पे देखें 800 की अमाउंट को अपने को अलोकेट करना है, ठीक है ना। 800 की अमाउंट आपने अलोकेट यहाँ पे की है, ये प्रो रेटा अलोकेशन आपने करके रखा हुआ है। टोटल हम लोग का अगर आप देखोगे तो 16 प्लस 10 प्लस 24 इज 50। तो हम क्या बोलेंगे 800 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 16, जो 256 वाली अमाउंट है वो जाएगी X नामक असेट को। उसके बाद 800 डिवाइडेड बाई 50 इंटू यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी इट वॉज 10, तो ये जो 160 वाली है वो Y को और बची हुई Z को। अब कैरिंग अमाउंट की जो अमाउंट्स थी वो हम लोग को पता ही है, जैसे X की थी हम लोग की, मतलब यहाँ पे AU को साथ अगर हम लोग जोड़ ले तो X की अमाउंट थी हम लोग की 800 की प्लस 256, तो ये आ गई 1056। ऐसे Y की हम लोग ने जोड़ ली, Y की जो अमाउंट आपकी एग्जिस्ट करती थी इट वॉज 1000 प्लस अपन ने क्या कर लिया 160 ले लिया, एंड सेम Z का, तीनों का रिकवरेबल अमाउंट देखा, X का इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है, Z का आ रहा है और Y का नहीं आ रहा। ये 56 का इंपेयरमेंट लॉस हमारे कैश जनरेटिंग यूनिट A को भी जाएगा और जो कॉर्पोरेट एसेट हम लोग के साथ टेस्ट हो रहा है AU उसको भी जाएगा। सर कैसे एलोकेट करेंगे, जो कैरिंग अमाउंट आपने लिए उसके बेसिस पे। जैसे अगर आप देखोगे 56 अपॉन टोटल कैरिंग अमाउंट इनकी मिलाकर है 1056 इनटू AU का पोर्शन था इसके अंदर 256 का, तो वो चला गया AU को। एंड सेम जब हम लोग बात करें इन केस ऑफ अदर एसेट्स, तो यहाँ पे देखो 56 का इंपेयरमेंट लॉस है, अदर एसेट्स की वैल्यू जो CGU A की वैल्यू है, X की वैल्यू है वो है 800 अपॉन 1056, ये चला गया X को। सेम Z का यहाँ पे होगा, इनको अपन ने इंपेयरमेंट लॉस दे दिया अलोकेट। आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस अब ये मस्त आए अपने सामने 758, 1000, 1061, 741 एंड 400। ये AU बेचारा टेस्ट हो गया है और इसको टोटल इंपेयरमेंट लॉस जो भुगतना पड़ा इट इज 14 एंड 45। ओके, अब यहाँ पे BU की बारी। अगर आप यहाँ पे देखोगे कैरिंग अमाउंट आफ्टर स्टेप 1 तो सबकी मिलाकर कितनी आ रही है 3960, इसमें सब है, X है, Y है, Z है, AU है, BU है, 3960 की आ रही है। एंड ये लेवल पे हम लोग का जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कितना है 3900। अब ये लेवल पे लॉस हो गया 60 का, बट ये लेवल पे अगर कोई भी लॉस होता है तो वो लॉस एब्सोल्युटली किसको बिलोंग करता है, BU को बिलोंग करता है, वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट एसेट की भी टेस्टिंग आपको CGU के साथ करनी है, राइट। साथ में ले रहे हो जो भी इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है अलोकेट कर दो। अगर अलग से टेस्टिंग कर रहे हो हम लोग तो पहले CGU की टेस्टिंग करो, एक लार्जर ग्रुप फॉर्म करो एंड उसके साथ फिर टेस्ट करो। सर ये गुडविल की तरह ही हो गया, एग्जैक्टली बस खाली फर्क क्या है, गुडविल अगर इन्वॉल्व होता है तो सारा इंपेयरमेंट लॉस वो पूरा खुद भुगतता है, बट अगर कैश जनरेटिंग यूनिट के साथ कॉर्पोरेट एसेट इन्वॉल्व होता है तो फिर आप इंपेयरमेंट लॉस को बांटते हो बिटवीन कैश जनरेटिंग यूनिट एंड कॉर्पोरेट एसेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट which we have taken into calculation. This is whole Ind AS 36 impairment of assets. I hope आपने पूरा का पूरा एक जो कवरेज एक्सपेक्ट किया था वो मैंने आपको डिलीवर किया। नाउ हाथों हाथ आप सारे सम्स एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, राइट। ऐसे ही और ही वीडियोस हम लोग जो है वो डालते जा रहे हैं, सो चैनल पे बने रहिए एंड कोई भी अगर आपके पास फीडबैक है तो डू पास इट, राइट। थैंक यू।